नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की जहां से फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते हैं। लेकिन क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी सबमरीन से फाइटर जेट को ऑपरेट किया जा सके? सबमरीन्स की बात करें तो ये नेवी की ऐसी खास ताकत होती है, ऐसे खास हथियार होते हैं जो चुपचाप पानी के नीचे ट्रेवल करते हुए दुश्मन के जहाजों तक पहुंच जाते हैं, उन्हें टोरपीडो से अपना निशाना बनाते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करके वापस भी आ जाते हैं। दुनिया भर की नेवी के पास अलग अलग तरह की अलग अलग टाइप की सबमरीन्स हैं। कुछ देशों के पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, लेकिन सबमरीन से एयरक्राफ्ट लॉन्च करने की ताकत किसी के पास नहीं है। यानी अंडर वाटर एयरक्राफ्ट कैरियर अभी तक नहीं बनाया जा सका है। लेकिन एक देश ने ऐसा किया था, वो देश है जापान। जापान की I-400 क्लास की सबमरीन कुछ इसी तरह की थी। आज के समय में भी दुनिया की कोई भी नेवी ऐसी काबिलियत हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन आज से 80 इयर्स पहले जापान ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी। इस सब के पीछे ब्रेन चाइल्ड था जापान के उस समय के कमांडर इन चीफ एडमिरल इसोरोकु यामामोटो का। लड़ाई के दौरान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक किया था, तो अब जाहिर सी बात है कि कुछ समय के अंदर ही अमेरिका इसका बदला लेने के लिए जरूर आएगा। अब जापान को डर यह था कि हो सकता है कि इतना छोटा सा देश यानी जापान इस अटैक को ना झेल पाए, इसलिए यह प्लान बनाया गया कि अमेरिका जापान पर अटैक करे इससे पहले ही जापान खास तरह की सबमरीन्स बनाएगा और उनसे अमेरिका के बड़े बड़े शहरों पर अटैक कर देगा। इससे अमेरिका अपने ही देश को बचाने के चक्कर में फंसा रहेगा और वह जापान के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। इसी काम के लिए तैयार की गई I-400 क्लास की सबमरीन्स डीजल इलेक्ट्रिक टेक्निक से आज तक इतनी बड़ी सबमरीन नहीं बनाई गई थी जितनी बड़ी I-400 क्लास की सबमरीन्स थी। ये 122 मीटर लंबी थी और इनका वजन 6500 टन था। इन सबमरीन्स के बन जाने के काफी वर्षों बाद जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो सकी कि उसे सबमरीन्स में लगाया जा सके, तब जाकर इनसे बड़ी सबमरीन्स को बनाया जा सका। इस I-400 क्लास की सबमरीन्स में खास क्या था, इसकी ताकत क्या थी? इसमें 3 सियरन सी प्लेन्स को रखा जा सकता था। जैसे किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट्स को टेक ऑफ करवाया जाता है, इसी तरह से इन्हें पहले एक ट्यूब में ऊपर पहुंचाया जाता था, वहां इन्हें स्टीम कैटापुल्ट से टेक ऑफ करवाया जाता था। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसके दम पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे फाइटर जेट्स को टेक ऑफ करवाते हैं। तीनों सी प्लेन्स को मात्र आधे घंटे में लॉन्च कर दिया जाता था। ये सी प्लेन्स 1000 किलोमीटर तक जा सकते थे, 800 किलोग्राम की मिसाइल्स ले जाते थे या टॉर्पीडो लॉन्च करके दुश्मन के नेवल जहाजों को डिस्ट्रॉय करके ये वापस आ जाते थे। वापस आने पर इन सी प्लेन्स के नीचे लगे हुए फ्लोट्स के माध्यम से ये पानी के ऊपर लैंड करते थे। फिर सबमरीन से एक खास तरह की क्रेन निकलती थी, वह पानी से उठाकर इन्हें सबमरीन्स के ऊपर रख देती थी, जहां से उन्हें खास कंपार्टमेंट में वापस स्टोर कर लिया जाता था। इस सबमरीन की कई और खासियतें भी थी। इसमें नेवल जहाजों की तरह ही 3 वाटरप्रूफ कैनन भी लगी हुई थी। इस सबमरीन को स्टेल्थी भी बनाया गया था। दुश्मन के नेवल जहाज और उनकी सबमरीन्स I-400 क्लास की इस सबमरीन को ट्रैक ना कर सके, इसके लिए सोनार सिस्टम की वेव्स को एब्जॉर्ब करने वाली एनाकोनिक कोटिंग भी इसमें लगाई गई थी। बाकी सबमरीन से अलग I-400 में दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने वाला रडार भी लगा हुआ था। इस सबमरीन में 8 हैवीवेट टॉर्पीडो भी लॉन्च करने वाली ट्यूब थी जो दुश्मन के बड़े बड़े नेवल जहाजों को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जापान के पास ऐसा सीक्रेट हथियार आ चुका था जिसका तोड़ किसी भी देश के पास नहीं था। एक समय तो प्लान बनाया गया था कि इसके सी प्लेन्स के द्वारा अमेरिका के ऊपर इस तरह की इन्फेक्टेड फ्लीज मिसाइल्स को गिराया जाएगा जिससे वहां पर प्लेग फैल जाए और लाखों लोग मारे जाएं। लेकिन इससे पहले ही अमेरिका ने जापान को पूरी तरह से घेर लिया था। जापान इस लड़ाई को हार चुका था और जिस काम के लिए ये I-400 क्लास की सबमरीन्स बनाई गई थी उसे कभी पूरा नहीं किया जा सका। अमेरिका ने जापान को हराने के बाद उनकी सारी सबमरीन्स को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें I-400 क्लास की तीनों सबमरीन्स भी शामिल थी। इस बेहद खास टेक्नोलॉजी को अमेरिका के अलावा सोवियत यूनियन भी हासिल करना चाहता था। अमेरिका किसी भी हालत में इनकी टेक्नोलॉजी को किसी और देश को पता नहीं लगने देना चाहता था। जब सोवियत यूनियन की टीम इन एयरक्राफ्ट कैरियर सबमरीन्स के इंस्पेक्शन के लिए आ रही थी तो अमेरिका ने एक चाल चली। उसने तीनों I-400 क्लास की सबमरीन्स को टॉर्पीडो से डिस्ट्रॉय कर दिया
और सोवियत यूनियन को उस जगह का पता नहीं बताया गया जहां यह पानी के नीचे पड़ी हुई थी। बहुत वर्षों बाद 2005 में एक I-400 क्लास की सबमरीन्स के अवशेष मिले। दूसरी ऐसी ही सबमरीन्स के अवशेष हवाईयन आइलैंड के पास 2013 में और तीसरी को 2015 में लोकेट किया जा सका। सभी को बेहद गहरे पानी में टॉर्पीडो से डिस्ट्रॉय करके डुबोया गया था। दोस्तों जरा सोचिए, उस समय न्यूक्लियर अटैक की वजह से अगर जापान की हार नहीं होती तो जापान ऐसी टेक्नोलॉजी के दम पर आज कहां होता। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।